हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रोमंथ इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th के बाद टॉप 10 जॉब्स के बारे में, और वो भी गवर्नमेंट जॉब्स। यानी कि 12th पास करने के बाद आप सरकारी क्षेत्र में यानी कि सरकारी जॉब आप ले सकते हो। क्योंकि देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती, तो कुछ स्टूडेंट्स का ये होता है कि हम आगे नहीं पढ़ना चाहते और 12th के बाद हमको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। लेकिन दिक्कत ये आती है कि गवर्नमेंट जॉब हमने 12th आर्ट साइड से की है कि कॉमर्स से की है या साइंस साइड से की है, हमें तो ऐसे एक आध पता है कि यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, और उसके बाद में हमको पता ही नहीं है 12th के बाद कहाँ पर जॉब मिल सकती है। तो आज आपकी ये समस्या दूर होने वाली है और आज की इस वीडियो में हम आपको गवर्नमेंट सेक्टर में इस तरीके की टॉप 10 जॉब्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो एक जॉब तो ऐसी है कि जिसको आपने कर लिया, जिसमें सिलेक्शन पा लिया, तो आपको कम से कम नहीं तो 50 से 60 हज़ार तो शुरुआत में महीने मिलेंगे और उसके बाद में आपकी 2.5 लाख रुपए महीने तक की इनकम हो जाती है कुछ ही समय में। ठीक है, और बहुत सारी सुविधाएं अलग से मिलती हैं, वो भी 12th पास। तो पूरा देखिएगा, एक भी पॉइंट को मिस मत करना। तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले तो यही जो आप सभी को पता रहती है कि हम तो भैया 12th पास कर लिए, अब यूपी पुलिस की तैयारी करेंगे और यूपी पुलिस में लग जाएंगे। बिहार का है तो हम तो भैया बिहार पुलिस की तैयारी करेंगे और बिहार पुलिस में लग जाएंगे। तो पहले नंबर पे आती है स्टेट पुलिस। स्टेट पुलिस का मतलब राज्य की पुलिस। जितनी भी आपकी बिहार है तो बिहार पुलिस, और आपका राजस्थान है तो राजस्थान पुलिस, हरियाणा है तो हरियाणा पुलिस, दिल्ली है तो दिल्ली पुलिस, और यूपी है तो यूपी पुलिस। तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर किसी एक राज्य के लिए ही होती है, नहीं, किसी भी राज्य का कोई भी एग्जाम दे सकता है और पास कर सकता है। बशर्ते कंडीशन ये होती है, जैसे यूपी का कोई यानी कैंडिडेट बिहार पुलिस का यदि एग्जाम देगा तो बिहार में उसको जनरल माना जाएगा, यानी कि चाहे वो जनरल का है तो जनरल माना जाएगा, SC ST या OBC का है तो वो भी वहां पर जनरल कैटेगरी में ही आएगा। बस इतना अंतर आता है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। इसके लिए सिंपल सा क्या होता है, कई सारे टेस्टों से गुजरना पड़ता है। पहला तो रिटन टेस्ट ही होता है। रिटन टेस्ट के बाद में आपका फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद में आपका मेडिकल होता है, और मेडिकल के बाद में आपकी जॉब मिल जाती है। और जॉब मिलने के बाद में आपका ट्रेनिंग पर जाते हो, और आप जिस दिन ट्रेनिंग पर जाते हो पहले दिन से ही आपकी इनकम बनना स्टार्ट हो जाती है। और लगभग आपका शुरुआती दिनों में, यदि मैं बात करूं यूपी पुलिस बिहार पुलिस की, तो आपको कम से कम नहीं तो 30 से 35 हज़ार के बीच में आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी आपके अकाउंट में टकाटक। और उसके बाद में लगातार बढ़ती रहेगी और बहुत सारे अलाउंसेस अलग से मिलते हैं। ठीक है, वो चीज़ अलग की बात है। और बहुत जल्दी साल में महंगाई भत्ता बढ़ता है, 2 बार तो लगातार साल में इंक्रीमेंट लगते हैं, तो कुल मिलाकर हर साल सैलरी आपकी बढ़ती है। और रिटायरमेंट तक ये मान लीजिए, यदि आज कोई बंदा लगता है तो रिटायरमेंट जब होगा तो वो आज कांस्टेबल यदि आप बनते हो तो रिटायरमेंट के समय पर आप दरोगा बन जाओगे, और उस समय की आपकी तनख्वाह कम से कम नहीं तो ऐसा समझ लीजिएगा कि एक, मैं आपको इससे अंदाजा लगाओ कि एक अभी हमारे साथ के एक दरोगा जी हैं, वो रिटायरमेंट हुए हैं, तो उनकी अब इस समय की जो तनख्वाह थी वो 90 से 95 हज़ार महीने ले रहे थे, अब जो रिटायरमेंट हुए हैं। लेकिन जिस समय पर वो लगे थे उस समय पर उनको 30 से 32 रुपए महीने मिलते थे। कितने? 30 से 32 रुपए महीने मिलते थे। अब लगा लो 30 से 32 रुपए महीने वाले जो कांस्टेबल पद पर लगे थे और आज दरोगा बन के रिटायर हुए, उनकी 90-95 हज़ार सैलरी थी। तो आज यदि आपको शुरुआती दिनों में 30 से 35 हज़ार मिलेगी सैलरी, तो यानी कि रिटायरमेंट के समय कितनी सैलरी मिलेगी, ये आप कल्पना कर लो, अंदाजा लगा लो। ठीक है, दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका SSC CHSL। CHSL क्या होता है? कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। इसमें आपका, मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था जिसमें आपका पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था। इसमें होता क्या है, इसमें आपको 3 तरह की जॉब्स मिलती हैं आपको। नंबर 1 पे ऐसे LDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क, DEO यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर, और PA यानी पोस्टल असिस्टेंट। ये आपको जॉब्स मिलती हैं। जैसे कि जितने भी मंत्रालय हैं, भारत के जितने भी मंत्रालय हैं, ऐसे समझ लीजिए मंत्रालय यानी कि आपकी मिनिस्ट्री जितनी भी हैं, चाहे तो वो कोल मिनिस्ट्री हो यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल हो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, या कोर्ट में क्लर्क, यानी कि इन सभी डिपार्टमेंट में क्लर्क की जो भी भर्तियां हैं, छोटे बाबू जितने भी हैं, वो सारी भर्तियां यहीं से होती हैं और 12th पास से होती है। और बहुत सारे पोस्टल असिस्टेंट, डाक सहायक जो भी होते हैं, इन सब की भर्तियां SSC CHSL के थ्रू होती हैं। राइट, चलिएगा, इसके लिए आपको
दो एग्जामों से गुजरना पड़ता है। पहला एक टीयर 1, बल्कि 3 एग्जामों से गुजरना पड़ता है। पहला पड़ाव इसमें टीयर 1 कहलाता है, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। 200 नंबर का पेपर रहता है, यानी कि आपका 100 क्वेश्चन रहते हैं 200 नंबर के, राइट। और उसके बाद में आपका यदि वो टीयर 1 आप कंप्लीट कर लेते हो तो टीयर 2 में, पहले टीयर 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था, लेकिन अब क्या है कि अब आपका वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप कर दिया है, ठीक है। तो उस वो पास करने के बाद में फिर आपका स्किल टेस्ट होता है, जिस पर आपकी टाइपिंग वगैरह चेक की जाती है, टाइपिंग वगैरह टेस्ट होता है। देन उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। तो इसमें भी आपको अच्छा खासा एक सैलरी पैकेज मिल जाता है। तो इसमें भी आपको लगभग आपका 30 से 35 हज़ार शुरुआती दिनों में मिलते हैं। और डाटा एंट्री ऑपरेटर की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, इसमें तनख्वाह। और ये सिविल की होती है, सिविल नौकरी होती है, और इसमें 10 से 5 की ड्यूटी होती है, और बाकी 4 छुट्टी संडे की मिल जाती हैं, और बाकी सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे की भी छुट्टी मिल जाती है, और काफ़ी सारी छुट्टियाँ भी इसमें इंक्लूडेड रहती हैं, राइट। चलिएगा, इसके बाद में तीसरे नंबर पर आपकी आ जाती है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपका लैब असिस्टेंट और लैब ऑपरेटर के लिए 12th पास से भर्तियां होती हैं। और जितने भी यानी कि आपका इसरो की जो लैब्स होती हैं उसमें लैब ऑपरेटर जो होते हैं, और जितने भी प्लांक ऑपरेटर होते हैं और लैब असिस्टेंट होते हैं, ये सभी भर्तियां 12th पास से होती हैं। और इसके लिए आपको खास बात मैं आपको बता दूं, इनकी खुद की वेबसाइट पर ये भर्तियां निकलती हैं, और एक ही दिन में आपको 2 पेपर देने होंगे। यानी पहला पेपर होगा 10 से 12, फिर आपका दूसरा पेपर होगा 3 से 5 बजे के बीच की शिफ्ट में। और देन पहला पेपर का रिजल्ट तुरंत आ जाएगा, और तुरंत आपका दूसरा पेपर होगा। देन उसके बाद में आपका एक लैब टेस्ट भी होता है, जिसमें एक केमिस्ट्री का और फिजिक्स का एक प्रैक्टिकल कराया जाता है, साथ में उसी से रिलेटेड वाइवा होता है, जैसे आप पेपर में वाइवा करते हो। देन उसके बाद में आपकी जॉब मिलती है, राइट। और इसमें आपका बहुत ही अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है, 35,000 के समथिंग शुरुआत में मिलते हैं, और बाकी बढ़ते रहते हैं। और ये भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, तो बहुत सारे अलाउंसेस भी आपको मिलते हैं, और ये 12th पास है, राइट। तो इस पर सबसे बड़ी बात इसमें है कि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम रहता है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम लोग यानी भरते हैं, अप्लाई करते हैं, और बाकी इसकी पोस्ट भी बहुत कम निकलती है। तो इसके भी आप देख सकते हो, सिविल नौकरी है, बहुत ही अच्छी है, पूरी ज़िंदगी एक लैब में बैठ के निकाल दोगे मस्त तरीके से, कोई टेंशन नहीं, चिकसिकबाजी नहीं, ठीक है। चौथे नंबर पर आ जाती है एसएससी स्टेनोग्राफर। तो एसएससी तो स्टेनोग्राफर एक अलग चीज़ की होती है, ऐसा समझ लीजिए जैसे टाइपिंग होती है उसी तरीके से आपको स्टेनो सीखनी पड़ती है। शॉर्ट हैंड इसको बोलते हैं, यानी कि अधिकारी जब कोई चीज़ बोलता है तो उसको हम बहुत जल्दी शॉर्ट हैंड लिख लेते हैं, फिर उसको टाइप करके उसको लेटर वगैरह बनाना होता है। हर अधिकारी का अपना एक पर्सनल स्टेनोग्राफर होता है, चाहे वो कोर्ट में चले जाओ या कहीं पर भी चले जाओ, छोटे से लेकर बड़े अधिकारी हर किसी का एक रहता है, ठीक है। चलिएगा, तो इसमें भी आपका 12th पास से भर्तियां होती हैं, और स्टेनोग्राफर भी 2 ग्रेड के होते हैं, एक ग्रेड सी और एक ग्रेड डी, ठीक है। इसमें भी अलग अलग भर्तियां होती हैं। इसमें आपका पहले रिटन होता है, फिर उसके बाद में एक स्टेनो का भी टेस्ट होता है, यानी कि स्टेनो जो होती है एक भाषा ही है एक प्रकार की, तो जैसे आपकी टाइपिंग होती है उसी तरीके से स्टेनो भी आपको आनी चाहिए, उसकी अलग से आपकी टेस्ट होता है, ठीक है। चलिएगा, 5वें नंबर पे आ जाती है आपकी अग्निवीर परीक्षा। यानी अब तो अग्निवीर है, लेकिन पहले वो चलती थी एयरफोर्स में एक्स ग्रुप वाई ग्रुप। एक्स ग्रुप में भी आपका जैसे कि वो टेक्निकल ग्रुप था, वाई आपका नॉन टेक्निकल था। एक्स में आपका मैथ वाले पीसीएम वाले स्टूडेंट ही भरते थे, वो जबकि उसमें वाई ग्रुप में आपका कॉमर्स वाले भी भर सकते हैं। तो वही चीज़ अब क्या कर दिया, अग्निवीर परीक्षा के नाम से मशहूर है, आप जान ही रहे होंगे। तो अग्निवीर में भी आप भर सकते हो, ये भी 12th पास है। आपका एयरफोर्स में एक्स ग्रुप वाई ग्रुप में भर सकते हो, और बाकी आपका आजकल तो आर्मी में भी अग्निवीर के थ्रू जा रहे हैं, नेवी में भी अग्निवीर के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है। तो वो आप दे सकते हो। फिर आ जाता है 6ठे नंबर पर आपका आ जाता है हेड कांस्टेबल की भर्तियां निकलती हैं डायरेक्टली रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के लिए। रेडियो ऑपरेटर ऐसा समझिए ये भी आपका ये बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ इनमें निकलती है, और स्पेशली बीएसएफ में ये निकलती हैं भर्तियां हेड कांस्टेबल के पद पर। पहले ये 1 स्टार वालों पर निकलती थी एएसआई के पद पर, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, एएसआई वाला पद हटाकर आप हेड कांस्टेबल कर दिया है। हेड कांस्टेबल की भर्तियां निकलती हैं। इसमें आपको बॉर्डर की ड्यूटी नहीं करनी होती है, केवल ऑफिस की ड्यूटी करनी होती है, ठीक है। तो जो वायरलेस सेट पर जो होते हैं ना, वायरलेस वगैरह वो, ठीक है। और एक सेट को सही करने वाले जो सेट होते हैं, डेटा चार्ली ऐसे इस तरीके से, बॉर्डर फिल्म देखी होगी तो वो बोलते हैं ना, कमांड आईफा कमांड
ठीक है। वो उसको सही करने वाले रेडियो मैकेनिक होते हैं और रेडियो ऑपरेटर उसको ऑपरेट करने वाले। इनकी ड्यूटियाँ आजकल क्या है, केवल हर बॉर्डर पर एक बनी होती है आपकी ऑफिस, उसमें रहते हैं। ठीक है, चलिएगा। मैसेज को आदान प्रदान करने वाले, ठीक है। इसमें भी ये रेडियो है, तो रेडियो मैकेनिक इसकी 2 पेपर होते हैं, एक नॉर्मल पेपर होता है, एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। उसके बाद में सिलेक्शन फिजिकल भी होता है, मेडिकल होता है, तब आपका सिलेक्शन होता है। नेक्स्ट आपके आ जाते हैं 7वें नंबर पर यूपी ट्रिपल एस सी। यूपी ट्रिपल एस सी में क्या होता है कि इसमें आपका सुना होगा आपने, लेखपाल की भर्तियां निकल रही हैं, तो लेखपाल की जो भर्तियां निकलती हैं वो यूपी ट्रिपल एस सी कराता है, यूपी लेखपाल की। ऐसे ही आपका हरियाणा की है तो हरियाणा ट्रिपल एस सी कराता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी होती हैं भर्तियाँ। और इसमें भी खास बात है, इसमें मैथ होता नहीं है, बहुत ही मैथ से डर लगता है, तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट और आर्ट साइड वाले स्टूडेंट इसको भरने के ज़्यादा इच्छुक रहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ लेखपाल की भर्तियाँ होती हैं। और दूसरी चीज़ वीडियो, ठीक है, वीडियो ग्राम विकास अधिकारी वाली भी इसमें भर्तियाँ होती हैं, तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी होती हैं और इसमें भी आप भर सकते हैं। देन इसके बाद में आपका 8वें नंबर पर एसएससी जीडी। एसएससी जीडी का नाम आपने सुना होगा, जिसमें आपका बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनआईए, एसएसएफ, इसमें आपकी भर्तियां होती हैं कांस्टेबल के लिए। ठीक है, कांस्टेबल पद की भर्तियां होती हैं और इसमें भी आपका काफ़ी बार बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकलती हैं। और इसमें आपकी सिलेक्शन इस तरीके से होगा कि पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, देन उसके बाद में आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद में आपकी मेडिकल होगा, तब आपका ज्वाइनिंग होगी। ज्वाइनिंग के बाद आप ट्रेनिंग पर जाओगे, ट्रेनिंग पर से ही आपका सैलरी बनने लगती है और बहुत ही अच्छा पैकेज मिलता है, अच्छा खासा इसमें। ठीक है, चलिएगा। फिर इसके 9वें नंबर पर आ जाते हैं आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, वन विभाग। वन विभाग में आपका फॉरेस्ट गार्ड की भर्तियाँ निकलती हैं, वन रक्षक की, जिसमें आपका सिपाही के तौर पर काम करता है आदमी, और उसमें वन्य जीवों का और वनों का यानी कि वनस्पतियों का देख रेख और उनका सुरक्षा प्रदान करना होता है। और आजकल जंगल तो खत्म ही हो गए हैं, तो लेकिन फिर भी वन विभाग में लगातार भर्तियां निकलती हैं और ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर निकलती हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी निकाली जाती हैं भर्तियाँ। इसमें बहुत अच्छा है, आपका काम बहुत कम रहता है और अच्छा खासा इनकम रहती है इसमें। ठीक है, चलिए। और हाँ, जो हमने शुरुआत में आपको बताया था कि इसमें एक भर्तियाँ ऐसी है जिसमें आपको 50 से 60 हज़ार शुरुआत में मिलेगा, सीधे अधिकारी बनेंगे, 12th पास एनडीए। एनडीए का नाम आपने सुना होगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसके थ्रू आप सीधे सीधे लेफ्टिनेंट बनते हो। ठीक है, 12th पास, बोले ना कच्चे बच्चे को ही लेते हैं, 16.5 साल से, उम्र भी 19.5 साल के बीच में होनी चाहिए। इसमें अब तो पहले केवल मेल कैंडिडेट भरा करते थे, अभी क्या है कि मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं। इसमें खास बात यह है कि इसमें आपका यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स में आप अधिकारी बनोगे सीधे, क्योंकि ये एग्जाम यूपीएससी कराता है और यूपीएससी डायरेक्टली अधिकारी की ही भर्तियाँ कराता है। और इसमें आपको पहले टेस्ट होगा, टेस्ट आपके 2 होंगे एक ही दिन में, एक मैथमेटिक्स का होता है और एक आपका जनरल एबिलिटी का होता है। फिर उसके बाद में यदि ये इसमें नंबर आ जाता है तो सीधे एसएसबी के लिए जाते हो, एसएसबी होता है, एसएसबी के बाद में आप सिलेक्शन हो जाता है फाइनल, उसके मेडिकल वगैरह, देन उसके बाद में आप ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए, ओटी के लिए जाते हो। ठीक है, ओटी होने के बाद में आप सीधे लेफ्टिनेंट बनते हो, लेफ्टिनेंट के बाद में सीधा पहला प्रमोशन 5 साल के बाद में सीधे कैप्टन का होता है। फिर देन उसके बाद में जनरल तक आदमी पहुंच जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी होती है 12th के बाद। शुरुआती इसकी इनकम 50 से 60 हज़ार महीना होती है और उसके बाद यदि हम बात किया कुछ से 5-6 साल बाद ही आपके 2-2.5 लाख रुपए महीने तक पहुंच जाती है 10 साल बाद। और इसकी बहुत ही अच्छी और इतनी सुविधाएं कि बहुत, मतलब अधिकारी की तो अलग ही, आर्मी और एयरफोर्स के अधिकारियों की तो बात ही कुछ अलग ही होती है, एकदम शाही राजा की तरह ज़िंदगी जीते हैं। ठीक है, हर चीज़ के लिए मतलब अलग आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी एक्सटर्नली सुविधाएं मिलती हैं। खैर छोड़िएगा, आज का वीडियो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, तो मैं उसका उत्तर दूंगा आपको। और वीडियो पसंद आया लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।